गर्मियों में कुछ ही देर धूप में क्या निकलो, इसका असर आपकी स्किन पर तुरंत दिखने लगता है। सूरज की हानिकारक किरणें आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकती है। इससे आपकी स्किन में मेलानिन बढ़ जाता है, जिससे स्किन टोन डार्क हो जाती है और त्वचा अपनी रंगत खोने लगती है। यदि आप लगातार लंबे समय तक धूप में रहती हैं तो इस कारण टैनिंग के साथ चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां और झाइयां भी आ सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में जिससे झटपट आपका सन टैन दूर हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। दही और टमाटर का पेक स्किन से सन टैन हटाता है और नए सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। आप 2 चम्मच दही में 1 चम्मच टमाटर का रस मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लें और इस स्किन पर लगाकर करीब 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे धो लें। आपको सन टैन रिमूव करने में इससे आसानी मिलेगी। दूसरा है नींबू का रस। नींबू में विटामिन सी के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। सन टैन को दूर करने के लिए नींबू का रस काफ़ी असरदार होता है। नींबू में मिलने वाला एसिड स्किन पर हुए सन टैन को खत्म करता है और स्किन पर निखार लाता है। आप नींबू के रस को कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ देर रख कर धो दें। धीरे धीरे आपको असर दिखने लगेगा। हल्दी और बेसन का पेक। हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी के साथ बेसन मिलाकर लगाने से ये स्किन को एक्सप्लॉइट करता है, वहीं सन टैन को भी कम करता है। आप एक बाउल में 2 चम्मच बेसन लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर इसका फेस पैक तैयार कर लें। उंगलियों की मदद से हल्दी और बेसन का ये पेस्ट फेस पर लगा लें और सूखने के बाद इसे धो दें। इससे आपके चेहरे पर सिर्फ टैनिंग ही नहीं हटेगी, इसके साथ साथ आपका चेहरा ग्लो भी करने लगेगा। खीरा और गुलाब जल। खीरा हमारी त्वचा को ठंडक देता है और हाइड्रेट भी रखता है। खीरे के रस में कुछ बूंदे नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर इसे कॉटन बॉल की मदद से स्किन पर लगाएं। कुछ देर इसे त्वचा पर लगा रहने दें और फिर इसे वॉश कर लें। टैन का असर कम होता दिखेगा। शहद पपीता का पेस्ट। शहद और पपीता का पेस्ट चेहरे पर लगाने से न केवल ये सन टैन को खत्म करता है, इसके साथ ही यह त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग भी बनाता है। शहद स्किन को एक्सप्लॉइट करता है और पपीता स्किन को पोषण देता है। करीब 2 चम्मच पपाया पेस्ट लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इस पेस्ट को टैन से प्रभावित स्किन पर लगाएं और फिर 15 से 20 मिनट बाद इसको धो लें। छाछ और ओटमील। छाछ में मिलने वाले एसिड स्किन पर ग्लो लाता है और ओटमील स्किन को पोषण देता है। ओटमील और छाछ को मिक्स कर इसका पेस्ट तैयार कर लें और इसे फेस पर लगा लें। स्किन को एक्सफ्लोएट करने के साथ ही सन टैन को हटाता है। हल्दी और दूध। 1 कटोरी में 1/4 कप दूध लें और उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लें और स्किन पर इसे लगाएं। ये पेस्ट सन टैन को दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये थी आज की जानकारी सन टैन से रिलेटेड। यह आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भीनी खुशबू से मन को शांत कर देने वाला लेवेंडर का फूल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके फूलों से बना लेवेंडर एसेंशियल ऑयल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका इस्तेमाल तनाव, स्ट्रेस जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करने के अलावा कई बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। लेवेंडर एक खास जड़ी बूटी है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के पहाड़ी इलाकों में हुई है। लेवेंडर के फूल से मिलने वाले औषधीय तेलों के उत्पादन के लिए इसे दुनिया भर के कई हिस्सों में उगाया जाने लगा है। पिछले कुछ सालों में भारत में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है और कश्मीर के कुछ इलाकों में इसकी फसलें भी उगाई जाती हैं। आइए जानते हैं लेवेंडर और उसके ऑयल के फायदों के बारे में।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। लेवेंडर के साथ उसके ऑयल के भी कई फायदे हैं। लेवेंडर एक लाभदायक जड़ी बूटी है जिसे कई हेल्थ इश्यूज का इलाज करने या उसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। वहीं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो माइंड को रिलैक्स करने और शरीर की कई समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह की थेरेपी में भी किया जाता है। लेवेंडर और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। आइए जानते हैं। लेवेंडर से अनिद्रा को दूर किया जा सकता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वे अपने तकिए के पास लेवेंडर के फूल रख सकते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार लेवेंडर की फूल की सुगंध से अच्छी नींद आती है। लेवेंडर के फूलों की बजाय तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चिंता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2019 में एक अध्ययन किया गया जिसमें चिंताग्रस्त लोगों को एक निश्चित मात्रा में लेवेंडर तेल के कैप्सूल दिए गए। इनमें से अधिकतर लोगों में चिंता काफी हद तक कम देखी गई। यदि आपको भी चिंता विकार है तो डॉक्टर की मदद से आप लेवेंडर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन दूर करने में मददगार। अवसादग्रस्त लोगों के लिए लेवेंडर काफ़ी लाभदायक हो सकता है। एक उचित मात्रा में लेवेंडर के तेल का सेवन करने से यह अवसाद को कम करने में मदद करता है। हालांकि आपके लिए लेवेंडर कितनी मात्रा में उचित है, इस बारे में आपको डॉक्टर से ज़रूर जानना चाहिए। लेवेंडर करे बाल झड़ने की समस्या को दूर। 1998 में किए गए अध्ययन में यह भी पाया गया कि यदि लेवेंडर के तेल को अन्य औषधीय तेलों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल 7 महीनों तक सिर की मालिश के लिए किया जाए तो इससे हेयर लॉस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। हालांकि यह अध्ययन अजवाइन के फूल, मेहंदी, लेवेंडर और देवदार से प्राप्त होने वाले तेलों के मिश्रण पर किया गया था। लेवेंडर से माइग्रेन का इलाज भी किया जा सकता है। लेवेंडर के तेल में शांति प्रदान करने वाले गुण होते हैं जो सिर दर्द की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। 2 अलग अलग अध्ययनों में पाया गया है कि लेवेंडर के तेल का इस्तेमाल करना या लेवेंडर की खुशबू लेने से सिर दर्द को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेवेंडर से करें फंगल इन्फेक्शन का इलाज। कुछ अध्ययनों के अनुसार लेवेंडर का तेल त्वचा में संक्रमण पैदा करने वाले कई प्रकार के फंगसों को मारने में सक्षम है। शोधकर्ताओं का मानना है कि लेवेंडर का तेल फंगल कोशिकाओं को झिल्लियों पर अटके करता है जिससे फंगल इन्फेक्शन रोकने में मदद मिलती है। लेवेंडर करे घाव भरने में मदद। एक विशेष अध्ययन में चूहों पर कुछ परीक्षण किए गए जिनमें पाया कि लेवेंडर तेल घाव पर लगाने से बहुत जल्दी से भरने लगता है। इस स्टडी में पाया गया है कि घाव भरने में लेवेंडर का तेल पोविडोन, आयोडीन और सैलाइन सॉल्यूशन से बेहतर तरीके से काम करता है। त्वचा रोग का इलाज करे लेवेंडर। लेवेंडर के तेल में लीनालूल और लीनालिल एसीटेट नामक यौगिक पाए जाते हैं जो सूजन व लालिमा जैसी स्थितियों को ठीक करने में प्रभावी होते हैं। 2020 में हुए अध्ययन के अनुसार एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, खुजली और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षणों को कम करने में लेवेंडर का तेल काफी प्रभावी रूप से काम कर सकता है। तनाव और मानसिक परेशानियों में फायदेमंद। तनाव और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं में लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल में एंटी डिप्रेशन गुण मौजूद होते हैं जो डिप्रेशन, तनाव और चिंता की समस्या में बहुत फायदेमंद है। टी ट्री ऑयल के साथ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल इन समस्याओं में बहुत फायदेमंद होता है। जी मचलाने और उल्टी में फायदेमंद। प्रेगनेंसी के दौरान जी मचलाने और उल्टी की समस्या में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। कई शोध और अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अरोमा थेरेपी के माध्यम से लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल भी जी मचलाने और उल्टी की समस्या में बहुत फायदेमंद होता है। ब्लोटिंग और पेट की समस्याओं में फायदेमंद। ब्लोटिंग की समस्या में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल कब्ज, आंत से जुड़ी परेशानियां और पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है।
लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल इन समस्याओं में करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप कई समस्याओं में औषधि के रूप में भी कर सकते हैं। किसी बीमारी या समस्या में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिसके ज़्यादा फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बात करते हैं लेवेंडर के नुकसान के बारे में। यदि लेवेंडर का इस्तेमाल उचित मात्रा में भोजन में डालकर किया जा रहा है तो यह आमतौर पर सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन यदि इसका अधिक मात्रा में या फिर लंबे समय से लगातार सेवन किया जा रहा है तो इससे स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को लेवेंडर की खुशबू या तेल से एलर्जी हो सकती है, इसलिए लेवेंडर ऑयल का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेवेंडर का उपयोग कैसे करें? लेवेंडर के फूल और उससे प्राप्त होने वाले तेल का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही आयुर्वेद अन्य चिकित्सा प्रणालियों में भी किया जा रहा है। एलोपैथिक में भी चिंता, तनाव और नींद न आने जैसी समस्याओं की दवा बनाने के लिए लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा संबंधित कई समस्याओं का इलाज करने में मदद करते हैं। अब हम आपको बताएंगे लेवेंडर की रेसिपी के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। 50 से 100 ग्राम लेवेंडर के तेल का सेवन गर्म पानी के साथ किया जा सकता है। लेवेंडर का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी के रूप में भी किया जा सकता है। लेवेंडर तेल से त्वचा पर मालिश की जा सकती है। हालांकि लेवेंडर का इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए, इस बारे में आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय खाने की थाली में चावल प्रमुख आहारों में से एक है। आज के समय में आपको थाली में कई अलग अलग वैरायटी के चावल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा कॉमन होती है वो है सफेद चावल, जो सदाबहार आपकी थाली में बना रहता है। सिंपल से पानी में उबले हुए इन चावलों को अपनी पसंदीदा करी के साथ खाने से लेकर बिरयानी और पुलाव बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों का खाना बिना चावल खाए पूरा नहीं होता, तो कुछ लोग सिर्फ चावल खाना ही पसंद करते हैं। लेकिन इसके सेवन को लेकर हमेशा ही कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। कई बीमारियों में इसका सेवन करना फायदेमंद नहीं माना जाता है। इसमें मौजूद स्टार्च की मात्रा के चलते ये कई बार सवालों के घेरे में आ जाता है। खास तौर से डायबिटीज में इसके सेवन को लेकर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चावल आपके लिए फायदेमंद है और क्यों। ये जानने में मदद करेंगे कि डायबिटीज में आपको सफेद चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। भारत में भी डायबिटीज मरीजों की अच्छी खासी संख्या है। जब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो डायबिटीज की बीमारी होती है। दरअसल शुगर शरीर में पहुंचकर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर खून में पहुंचता है, जहां से शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। अधिकांश कोशिकाएं ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देती है, जबकि लीवर, मांसपेशियों आदि की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में बदलकर स्टोर कर लेती है। यही ग्लाइकोजोन शरीर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। दिक्कत तब होती है जब भोजन में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाने लगता है। इसके लिए अग्नाशय में इंसुलिन नाम का हार्मोन सक्रिय हो जाता है और ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को अवशोषित करने लगता है। अगर किसी वजह से इंसुलिन कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज जमा होने लगता है और डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। यही कारण है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को चीनी वाली चीजों से परहेज करना पड़ता है। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक पाया जाता है, तो क्या डायबिटीज के मरीजों को चावल नहीं खाना चाहिए? अब यही सवाल अधिकांश लोगों के मन में रहता है।
मैक्स हेल्थ साकेत दिल्ली की क्लिनिकल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की डिप्टी हेड डॉक्टर रसिका माथुर कहती हैं कि अक्सर लोगों के पास ये सवाल रहता है, कुछ लोग तो डायबिटीज में चावल खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन इससे कुछ खास नुकसान नहीं है जैसा दावा किया जाता है। कई ऐसी स्टडीज हुई है जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीज अगर सीमित मात्रा में चावल खाएं तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर रसिका माथुर ने कहा, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और जीआई स्कोर भी थोड़ा ज्यादा है। इसके बावजूद अगर इसके खाने का तरीका सही हो तो नुकसान नहीं होगा। उनका कहना है कि शुगर के मरीजों के लिए खाने का समय होना चाहिए, उन्हें ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखे रहने के बाद पहले चावल नहीं खाने चाहिए। यदि आपको डायबिटीज है तो आप दिन में एक बार चावल खा सकते हैं, लेकिन जिस समय आप चावल खा रहे हैं उस समय रोटी नहीं खाना चाहिए। अगर चावल से स्टार्च निकाल दें तो डायबिटीज के मरीजों के लिए यह और भी बढ़िया हो जाएगा। चावल में अन्य तरह के पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। दक्षिण के लोग चावल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। अगर चावल से इतना नुकसान होता है तो उन लोगों में डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज के दौरान हमें कौन से चावल खाने चाहिए, व्हाइट राइस या ब्राउन राइस। आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि ब्राउन राइस डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा है, जबकि व्हाइट राइस नुकसान पहुंचाता है। बाजार में इस तरह के कुछ एड्स आते हैं जिनमें दावा भी किया जाता है कि इस राइस को खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। हालांकि विशेषज्ञ इस बातों को गैर जरूरी बताते हैं। डॉक्टर रसिका माथुर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। शुगर के मरीजों को ब्राउन राइस खाना चाहिए और व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए, जबकि वह कोई भी राइस खा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से स्टार्च निकालकर खाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जिस दिन वे राइस खाएं उस दिन रोटी न खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी चावल और उससे जुड़ी डायबिटीज के सवाल को लेकर। तो अगर आपको भी ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम सुना होगा। वजन घटाने और खुद को फिट रखने के लिए लोग इस फास्टिंग को बहुत फॉलो कर रहे हैं। महिलाओं में तो इसका क्रेज अलग ही लेवल पर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में दिन के निश्चित घंटों में ही खाना खाया जाता है। कई लोगों ने इस फास्टिंग को करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे हैं, लेकिन इसे लेकर चिंता तब बढ़ गई जब एक स्टडी में ये कहा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग दिल की सेहत बुरी तरह बिगाड़ सकता है। स्टडी के मुताबिक जो लोग 16.8 विंडो वाली फास्टिंग करते हैं उनमें हार्ट डिसीज से मौत का खतरा ज़्यादा होता है। तो आज डॉक्टर से जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, क्या इसे करना नुकसानदायक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर पुरानी स्टडीज क्या कहती हैं और इस फास्टिंग को करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है हर दिन कुछ घंटे के लिए व्रत रखना। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह की होती है। इसे टाइम रेस्ट्रिक्टेड डाइट भी बोलते हैं, यानी समय को ध्यान में रखकर खाना। इसमें 16.8 की विंडो होती है। इसमें 16 घंटे ही आप भूखे रहते हैं और दिन की 8 घंटे खाना खाते हैं। यह 14.10 और 12.12 घंटे की विंडो भी हो सकती है, यह आपकी मर्जी पर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक और तरीका होता है जिसे 5.2। इसमें 5 दिन आप नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन कम खाते हैं। दूसरा तरीका अल्टरनेटिव फास्टिंग का है। इसमें हर दूसरे दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है। हालांकि सबसे चर्चित 16.8 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। इसमें 16 घंटे भूखे रहने के दौरान आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी जैसी चीजें पी सकते हैं। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हानिकारक हो सकती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग से दिल की बीमारियां बढ़ने का दावा इन दिनों चर्चा में है। इसे लेकर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में एक पोस्टर प्रेजेंट किया गया था। इसमें 2003 से 2018 के बीच 20,000 लोगों से लिए गए सैंपल का डाटा शामिल किया गया था। इंटरमिटेंट फास्टिंग से दिल की बीमारियां बढ़ने की बात गलत है। हो सकता है कि लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से बढ़े हो
या 8 घंटे के पीरियड में वो पौष्टिक खाना ना खा रहे हों। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत फ़ायदा है, इससे आप ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अगर आप रात 8 बजे अपना डिनर करना चाहते हैं तो दिन का पहला खाना दोपहर 12 बजे खाएं। आप सलाद और प्रोटीन ले सकते हैं, फिर अपना लंच लें, उसके बाद शाम में हल्का नाश्ता करें और रात में खाना खाकर समय से सोएं। अब हम बात करेंगे कि पुरानी स्टडीज़ क्या कहती हैं। शोध और रिसर्च से पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस दौरान हमारा लीवर आराम करता है। वहीं जब हम लगातार खाना खाते हैं तब हमारा लीवर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। यह देखा गया है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ, डायबिटीज़, दिल से जुड़ी बीमारियां और थायराइड समेत सब सुधरता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बशर्ते जब भी खाएं खाने में संतुलन हो, पौष्टिक खाना खाएं और तला भुना खाने से परहेज करें। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत में खुशियों और खाने का गहरा कनेक्शन है। यहाँ तला पका भुना खाना बहुत ही आम बात है। यहाँ अक्सर लोग सेहत के लिए कम लेकिन स्वाद के लिए ज्यादा खाना खाते हैं। यही कारण है कि हाई कोलेस्ट्रॉल भारतीयों में होने वाली एक कॉमन समस्या बन गया है। अनहेल्दी फूड के साथ ही एक्सरसाइज की कमी और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल ने इस परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। चिंता की बात यह है कि अब कम उम्र के लोगों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की परेशानियां हो रही है और ये काफी खतरनाक है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं क्या है बैड कोलेस्ट्रॉल और क्यों ये खतरनाक है। दरअसल बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एनडीएल के कारण ब्लड वेन्स में ट्राइग्लिसराइड्स जमने लगते हैं, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक सहित कई अन्य परेशानियों का कारण भी बनते हैं। आपकी थोड़ी सी सावधानियां और बैलेंस डाइट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मददगार हो सकती है। वहीं इनकी मदद से आप गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL लेवल को बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको एक्टिव और हेल्दी रहना चाहिए। एरोबिक्स, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योग जैसी एक्टिविटीज को अपनी दिनचर्या में शामिल कर आप गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। ये एक्टिविटीज बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को तेजी से कम करने में भी हेल्पफुल होती है। इसी के साथ आप स्पेशली ओमेगा 3 पर ध्यान दें। सेहत के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेजी से कम करता है, जिससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से आपका बचाव भी होता है। अपनी डाइट में फैटी फिश, चिया सीड्स, अलसी सीड्स और अखरोट आदि को शामिल करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड पा सकते हैं। इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल और भोजन का भी गहरा कनेक्शन है। आप जो कुछ भी खाते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उसी पर निर्भर करता है। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बैलेंस डाइट आपकी बड़ी मददगार हो सकती है। फाइबर से भरपूर सब्जियां और फल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरा एवोकाडो और आइसोफ्लेवोन्स से भरपूर सोया प्रोडक्ट्स भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय अपनाकर भी आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से त्रिफला का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। त्रिफला पाचन में सुधार करता है और रक्त को शुद्ध करता है। इसी के साथ लहसुन का सेवन करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लहसुन में एलिसिन होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को दूर करता है। कुछ फूड्स टेस्टी होते हैं लेकिन वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देते हैं, इसलिए इनसे दूरी ही अच्छी है। जैसे पास्ता, नूडल्स, व्हाइट ब्रेड आदि में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। इसी के साथ आपको दाल और बीन्स जैसी चीजों का भी सेवन बढ़ाना चाहिए। दालें और बीन्स की मदद से आप अपनी बॉडी में एनडीएल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को काबू में कर सकते हैं और फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर दालें और इनके साथ राजमा की मदद से शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसके बाद है सूखे मेवे। सूखे मेवों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। इसी के बाद है साबुत अनाज। आप किसी भी तरह का अनाज खाते हो, इसका भी आपके शरीर पर असर पड़ता है। आपके आटे में चोकर मिलाइए और ज्वार को अपनी डाइट में शामिल करने पर आप अपने शरीर के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को काबू में रख सकते हैं। इनमें पाए जाने वाले फाइबर आपका पाचन तंत्र मजबूत करेंगे और आंतों की सही सफाई भी होगी। इसके बाद है अलसी के बीज। अलसी के बीजों को फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। इसके नियमित सेवन से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी सफलता मिलती है और इसके अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट बैड कोलेस्ट्रॉल को काबू करके गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद है बैंगन। बैंगन खाकर भी आप बैड कोलेस्ट्रॉल से छुट्टी पा सकते हैं। इसमें बेहद कम कैलोरी होती है और इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके बाद है खट्टे फल। संतरा, नींबू, अनानास, मौसम्बी, अनार जैसे खट्टे फलों में ढेर सारा पैक्टिन पाया जाता है, जो एक तरह का डाइटरी फाइबर है। इसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर रोका जा सकता है। इसके बाद है ओट्स। ओट्स को भी आप अपनी डाइट में शामिल करके आप बढ़ते कोलेस्ट्रॉल पर लगाम पा सकते हैं। इसी के साथ अगर ये वाला वीडियो भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू को सब्सक्राइब करें। गर्मी हो या उमस भरा बारिश का मौसम, इनका असर हमारी सेहत पर ही नहीं बल्कि स्किन और बालों पर भी देखने को मिलता है। इसी वजह से ज़्यादातर महिलाएं गर्मी और बारिश के मौसम में ठीक तरह से अपने बालों की देखभाल नहीं कर पाती हैं। गर्मियों में बालों की देखभाल करना ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि धूल, पसीना और धूप की वजह से बाल रूखे होने के साथ कई बार हेयरफॉल की समस्या भी शुरू हो जाती है और कई बार इस कारण डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। बहुत से लोग इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट्स महंगे होने के साथ कई बार मन मुताबिक रिजल्ट भी नहीं देते हैं। साथ ही में उनमें होने वाले केमिकल्स की वजह से बालों की हेल्थ खराब हो जाती है। ऐसे में गर्मियों में बालों को हेल्दी रखने के लिए आप कई घरेलू उपाय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे घर में उपयोग होने वाली चीज़ों से आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। एलोवेरा। एलोवेरा शरीर के साथ बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। एलोवेरा में विटामिन ए, बी, सी, ई और अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो बालों को हाइड्रेट करने के साथ विकास को भी बढ़ावा देते हैं। एलोवेरा बालों की चमक बढ़ाने के साथ हेयर फॉल को भी रोकता है। अंडा। अंडे की जर्दी प्रोटीन और बायोटीन से भरपूर होती है, जो आपके बालों को पोषण देती है। अंडे का मास्क बालों को मॉइस्चराइज करने के साथ बालों के विकास में भी बढ़ावा देता है। केला। केला बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें सिलिका पाया जाता है, जो कोलेजन बूस्टर है। ये बालों को हेल्दी रखने के साथ बालों को चमकदार बनाता है। केले में माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को हेल्दी रखने के साथ कई समस्याओं को दूर करते हैं। आंवला। विटामिन सी से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाने के साथ बालों को डैमेज होने से बचाता है। आंवला बालों को मजबूत बनाने के साथ हेयरफॉल से भी बचाव करता है। अब आगे हम बात करेंगे कि गर्मियों में बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल। बालों को खूबसूरत लुक देने के लिए बहुत सी महिलाएं स्ट्रेटनर, कर्लर या ड्रायर जैसे स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल अक्सर करती हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे बाल कमज़ोर होने लगते हैं। साथ ही इनमें रूखापन भी काफ़ी बढ़ जाता है। बालों को खुला रखना। गर्मी में भी बहुत सी महिलाएं बालों को खुला रखना पसंद करती हैं, लेकिन समर सीजन में बालों को धूल, मिट्टी और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए बालों को खुला रखने से बचाना चाहिए। कोशिश करें कि खासकर दिन में जब भी घर से बाहर निकलें तो बालों को बांध कर रखें। साथ ही स्कार्फ या कैप से बालों को कवर करके रखें। बालों को टाइट बांधना। गर्मी के सीजन में बालों को बांध कर रखने के चक्कर में कई बार महिलाएं
बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांध लेती हैं, लेकिन बालों को कसकर जूड़ा या पॉनीटेल बनाने से बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती और हेयरफॉल हो सकता है। इसलिए बालों को हमेशा ढीला ही बांधना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिस तरह आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, यह निर्धारित करता है कि आपका बाकी का दिन कैसा होगा। एक स्वस्थ सुबह की दिनचर्या स्वस्थ मन और शरीर को बनाए रखने की कुंजी है। दूसरी ओर अपने दिन की शुरुआत अस्वास्थ्यकर और अव्यवस्थित सुबह की रस्मों से करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सुबह अलार्म बटन को कई बार झपकाना, सुबह सबसे पहले कॉफी या चाय पीना, नाश्ता न करना, कई लोग सुबह की ये गलतियां करते हैं। सुबह की ये अस्वस्थकर आदतें न केवल आपके दिन को अधिक तनावपूर्ण और कम उत्पादक बना सकती है, बल्कि आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं विकसित होने के खतरे में भी डाल सकती है। आपकी सुबह की गलतियां भी आपके वजन घटाने के लक्ष्य में बाधा डाल सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतें बताएंगे जिनसे आपका वजन बढ़ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। बहुत देर तक सोना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। बहुत कम नींद के साथ साथ अधिक सोने से भी वजन बढ़ सकता है। यदि आप बहुत देर तक सोते हैं तो आप देर से नाश्ता करेंगे, जो आपके चाय पचाय को प्रभावित करेगा। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग हर रात 9 या 10 घंटे सोते हैं, उनमें 7 से 8 घंटे सोने वाले लोगों की तुलना में मोटापे की संभावना 21% अधिक होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। बहुत कम नींद के साथ साथ अधिक सोने से वजन बढ़ता है। यदि आप बहुत देर तक सोते हैं तो आप देर से नाश्ता करेंगे, जो आपके चाय पचाय को और प्रभावित करेगा। सुबह पानी पीना छोड़ना। सुबह की यह गलती आपकी कमर पर उससे कहीं अधिक प्रभाव डालती है जितना आप सोच सकते हैं। पानी शरीर में हर जैविक कार्य के लिए आवश्यक है। आपके बृहदान्त्र से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से लेकर कुशल चाय पचाय तक, जो शरीर को अधिक कैलोरी जलाने की अनुमति देता है। आप दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी से करें और सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से हाइड्रेट रहने के लिए पूरे दिन पर्याप्त पानी पी रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत गलत खान पान से ना करें। अपने वजन को स्वस्थ सीमा में बनाए रखने के लिए अपने नाश्ते के भोजन में सही खाद्य पदार्थों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए उच्च प्रोटीन वाला नाश्ता आपके वजन घटाने को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन हम में से अधिकांश को हर सुबह यह पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। भारी मात्रा में उच्च वसा, उच्च सोडियम वाला नाश्ता करने से बचें, क्योंकि इससे आपका पेट फुल हो सकता है और आप पूरे दिन सुस्ती महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह के समय बहुत अधिक फाइबर आपके पेट में गैस बना सकती है। खाना खाते समय सुबह की खबरें देखना। दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे खुद को अपडेट रखना अच्छा है, लेकिन खाना खाते समय टीवी चालू करने से बचें। यह एक बुरी आदत है जो आपको अधिक खाने और कम चबाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक खाएं। निगलने से पहले अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं। अपनी कॉफी में क्रीम और चीनी ज्यादा लेना। सुबह वसा युक्त क्रीमर और चीनी से भरी 1 कप कॉफी पाउंड क्रीपेज में योगदान कर सकती है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो चीनी मुक्त सोया दूध, भांग दूध, बादाम दूध या जई दूध पर स्विच करके अपने कॉफी को हल्का करें। आप सुबह वर्कआउट नहीं करते हैं। जी हाँ, अध्ययनों से पता चलता है कि सुबह खाली पेट व्यायाम करने से लोगों को शरीर की अधिक वसा जलाने और वजन घटाने में मदद मिल सकती है। व्यायाम करने से आपका रक्त पंप हो सकता है और शरीर के सभी कार्य अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। वजन बढ़ने से रोकने के लिए हर सुबह जिम जाएं,
टहलें, दौड़ें, स्किप करें और जॉगिंग करें। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना तो मानो भूल ही गए हैं। ऐसे में जब भी लोगों को थोड़ा सा समय मिलता है उस दौरान वे ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। ग्रीन टी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है इससे कोई भी अनजान नहीं है। लोग वजन घटाने से लेकर त्वचा का ग्लो बनाए रखने के लिए ग्रीन टी का सहारा लेते हैं, लेकिन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे कब पीना चाहिए और कब नहीं और कितनी मात्रा में पीनी चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा फायदा लेने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि उसे सही तरीके से खाया जाए या पिया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रीन टी पीने का सही समय क्या है और इसे कब पीना चाहिए और कितनी मात्रा में पीना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। खाली पेट पीना नुकसानदायक। कभी भी ग्रीन टी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। पहले कुछ हल्का खा लें या फिर नट्स तभी इसे पिए। एक कप ग्रीन टी में 24 से 25 mg कैफीन मौजूद होता है। इसका मतलब अगर आप दिन में 4 से 5 कप ग्रीन टी पीते हैं तो कैफीन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से घबराहट, चक्कर, डायबिटीज, कब्ज, अनिद्रा, सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे दिन में 2 से 3 बार पीना लाभकारी है। खाने के साथ कभी न ले ग्रीन टी। ग्रीन टी पीना है तो खाने के बीच में पिए, लेकिन खाने के साथ नहीं, क्योंकि इसमें कैटकीन मौजूद होता है जो हमारे शरीर में आयरन के अवशोषित होने में दिक्कत पैदा करता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। इसीलिए ग्रीन टी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए। दवाओं के साथ ग्रीन टी को इग्नोर करें। ऐसी दवाएं जो नर्वस सिस्टम के लिए होती हैं उन्हें ग्रीन टी के साथ नहीं पिए। ग्रीन टी कुछ दवाओं के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाती है। ग्रीन टी में मौजूद कैफीन नर्वस सिस्टम को प्रोएक्टिव कर देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ना करें इसका सेवन। जी हाँ, प्रेगनेंसी में और उसके बाद भी अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ग्रीन टी लेना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए वह नुकसानदायक हो सकती है। ग्रीन टी में मौजूद कैफीन दूध के जरिए शिशु तक भी पहुंचता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि ग्रीन टी पीने का सही समय क्या है। तो सुबह 10 से 11 बजे के बीच। जी, ग्रीन टी पीने का सही समय जो है वो सुबह 10 से 11 बजे के बीच का है। इस दौरान आपके शरीर को सुबह किए गए नाश्ते को पचाने के लिए अतिरिक्त मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है। इस समय ग्रीन टी पीने से नाश्ता अच्छी तरह पचता है और उसकी ऊर्जा से दिन भर शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। देखा जाए तो सुबह के समय हम और आप सबसे हेल्दी नाश्ता करते हैं, जो दिन भर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इस नाश्ते का सही तरह से एनर्जी में तब्दील होना भी काफी जरूरी है और यही काम ग्रीन टी करती है। शाम को ग्रीन टी पीने का समय। शाम के नाश्ते के बाद 5 से 6 बजे के बीच ग्रीन टी पीने से आपके शरीर में दिन भर एकत्र हुए टॉक्सिक्स पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। इससे दोपहर के भोजन का भी पाचन अच्छी तरह से हो जाएगा। दिन भर हम जो खाते पीते हैं, शाम के समय उसका चाय पचाय होना आवश्यक है और इस काम के लिए ग्रीन टी की मदद ली जानी चाहिए। शाम के समय ग्रीन टी पीने से न केवल दिन के भोजन की ऊर्जा मिलती है, साथ ही टॉक्सिक्स तत्व जो हमारे शरीर में भीतर एकत्र हुए हैं वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। अब हम जानेंगे कि रात को ग्रीन टी पीने का क्या समय है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रात को ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। शाम के बाद ग्रीन टी लेने से नींद में खलल और एसिडिटी हो सकती है। ग्रीन टी में मौजूद कैफीन आपके दिमाग को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि रात के समय सोने के लिए अनुकूल होता है और इससे शरीर में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे।
इसलिए डॉक्टर के अनुसार सोने से 2 घंटे पहले ग्रीन टी पी लेना चाहिए। खाने से पहले या बाद में ग्रीन टी को जब भी पिए तो भोजन से 1 घंटा पहले या भोजन के 1 से 2 घंटे बाद पिए। भोजन के 1 से 2 घंटे बाद ग्रीन टी पीने से भोजन का पाचन अच्छा होता है और उस भोजन की ऊर्जा शरीर को पर्याप्त तौर पर मिलती है। अगर आप चाहें तो भोजन से 1 घंटा पहले भी ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी का मुख्य काम होता है शरीर के भोजन को पचाने के लिए उत्साहित करना। यानी अगर आप भोजन कर लिए हैं और भोजन करने के बाद आप सुस्ती के शिकार हो गए हैं तो ग्रीन टी आपके चाय पचाए को तेज करेगी ताकि भोजन से पर्याप्त ऊर्जा निकल सके और वो कैलोरी में तब्दील हो सके। कसरत से पहले सुबह कसरत से पहले ही ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। सुबह व्यायाम से लगभग 30 मिनट पहले ग्रीन टी का सेवन बहुत लाभदायक है। व्यायाम के दौरान ग्रीन टी में पाया जाने वाला कैफीन कसरत के लिए ज़रूरी ताकत प्रदान करता है। इसके साथ ही ग्रीन टी वेट लॉस में भी मदद करता है। एक्सरसाइज से पहले ग्रीन टी शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक होती है, लेकिन ध्यान रखें कि कसरत से पहले ग्रीन टी पीते समय उसमें शहद नहीं मिलाना चाहिए। कसरत के बाद ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। अमेरिका के द पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के फूड साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक अध्ययन कहता है, कसरत के बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग पीड़ित यदि ग्रीन टी पीते हैं तो उनकी ये समस्या कम हो सकती है। लेकिन यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आपको वर्कआउट के बाद ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्रीन टी पीने का सही सीजन क्या है। यूँ तो ग्रीन टी हर मौसम में फायदेमंद होती है, लेकिन सर्दी के अंत और बसंत के मौसम में से पिए जाना ज्यादा लाभकारी होता है। बसंत के दौरान ग्रीन टी की पत्तियों की कटाई होती है और यही वो दौर होता है जब शरीर को सर्दियों के दौरान बड़ी चर्बी को दूर करने की जरूरत होती है। सर्दियों के बाद आए बसंत में ग्रीन टी का सेवन बॉडी को क्लींस करता है और अतिरिक्त चर्बी को घटाने का काम करता है। इससे शरीर में रक्त धमनियों में आने वाली रुकावट दूर करने के लिए ग्रीन टी का सेवन करते हैं। बसंत का मौसम ग्रीन टी के लिए इसलिए भी अच्छा कहा जाता है क्योंकि इस समय ताजी और बिल्कुल बागानों से निकली ग्रीन टी आपको प्राप्त होती है। तो यह थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉडी में हर पोषक तत्व की अपनी भूमिका होती है। यदि किसी तरह का विटामिन बॉडी में कम हो रहा हो तो इससे शरीर बीमार पड़ सकता है। आयरन भी बॉडी के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है। बॉडी के लिए आयरन कितना ज़रूरी है इसकी अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि ये बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाकर सभी ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करता है। आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयरन की कमी होने से मनुष्य के शरीर में क्या होता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है आयरन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। आयरन ह्यूमन हेल्थ के लिए इसेंशियल मिनरल में से एक है क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन बनाता है जो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल के कार्य को आसान बनाने में मदद करता है, जो लंग से पूरे शरीर तक ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है और इस प्रकार ऑक्सीजन के माध्यम से मानव शरीर के सभी मसल्स तक आयरन पहुंचता है, जो शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के लोगों के लिए और नवजात शिशु के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर महिलाएं और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए शरीर में आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि आयरन की कमी से बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होने से हेमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, जिसमें व्यक्ति बीमार हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य कई रोगों का शिकार हो जाता है। एनीमिया जैसे रोग होना संभव हो जाता है। ऐसे आयरन की कमी होने पर मनुष्य के शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शरीर पीला होना, शरीर कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, सांस लेने में समस्या, चक्कर आना, कार्य करने की क्षमता में कमी होना, थकान महसूस होना, सांस फूलने की समस्या इत्यादि।
और यह स्थिति अधिकांश बच्चे, नवजात शिशु, महिला और प्रेग्नेंट वुमन को अक्सर होती है, क्योंकि इन सभी को आयरन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन सही समय पर पोषक तत्वों से भरपूर आहार नहीं लेने के कारण एनीमिया जैसे रोगों का शिकार हो जाते हैं। मानव शरीर में कितना आयरन होना चाहिए? एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में आयरन की मात्रा शरीर के कुल वजन का 0.004% भाग्य आयरन होता है। अर्थात आयरन की टोटल क्वांटिटी मनुष्य के शरीर के अनुसार 3 से 5 ग्राम होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार मनुष्य के शरीर में एडल्ट मेल को हर दिन लगभग 8 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है, जबकि एक एडल्ट वुमन को 18 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमन को आयरन की अधिक ज़रूरत होती है, इसलिए एक एवरेज के अनुसार एक प्रेग्नेंट वुमन को 27 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। अगर मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से नीचे चले जाने पर वह रोगों का शिकार हो जाता है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में आयरन का मेन सोर्स क्या है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नॉन वेजिटेरियन फर्टिलाइजर में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। वहीं शाकाहारी और मांसाहारी मनुष्यों के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बाजारों में उपलब्ध हैं। साग सब्जियों में जैसे पालक, पत्तेदार हरी सब्जियां, दाल, राजमा, चुकंदर, हरा पपीता, पपीता के हरे पत्ते, हरी बीन्स, मेथी, हरा मटर, शलजम तथा शकरकंद इत्यादि। फलों में जैसे अंगूर, अनार, सेब, कच्चा पपीता, कीवी फल, तरबूज, सूखा मेवा, खजूर, किशमिश, चीकू, बादाम इत्यादि। मांसाहारी में जैसे मछली, केकड़ा, झींगा, घोंघा, अंडे, रेड मीट, मुर्गियां का मांस इत्यादि। इन सभी खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इन सभी फूड्स का सेवन करने से मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास आजकल अपने लिए वक्त ही नहीं है। ज़्यादा कामकाज के चलते लोग ना तो अपने खान पान पर फोकस कर पा रहे हैं और ना ही अपने शरीर को एक्टिव रखने का समय निकाल पा रहे हैं। ऐसे में जंक फूड का सेवन शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ बेहद आसान आदतें अपनाकर अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाया जाए, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाला जाए। इसके लिए कोई बड़ी कवायद करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी लेकिन अच्छी आदतों से आप अपनी लाइफ को बड़े ही आराम से चेंज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही 5 अच्छी आदतें जो आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। रोज़ बाहर जाकर टहलिए। वेट लॉस के लिए अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं या एक्सरसाइज करना भारी हो रहा है तो बस एक काम कीजिए, सुबह उठिए और बाहर जाकर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। ये ना केवल वेट लॉस के लिए अच्छा है बल्कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। सुबह की ताज़ी हवा लेकर फेफड़े मजबूत होंगे और पूरे दिन के लिए शरीर एक्टिव हो जाएगा। 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालें। बचपन हो या बुढ़ापा, हर दौर में पर्याप्त पानी पीना चाहिए। एक वयस्क आदमी को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है। यह आपकी कोशिकाओं को रिपेयर होने और एनर्जेटिक रहने में मदद करता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के सभी अंग विषाक्त पदार्थ से दूर रहते हैं। अच्छा खाने, अच्छा खिलाने की आदत। हेल्थ डायरेक्टर के मुताबिक अधिकतर बीमारी शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, इसलिए आपको रोज़ाना संतुलित और स्वस्थ आहार खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन देने वाली सोयाबीन, कर्ब्स, हेल्दी फैट, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे विटामिन व मिनरल मौजूद हो।
ये आदत आपको मोटापे की बीमारी से दूर रखने में भी मदद करती है। अच्छी नींद लें। इतनी भाग दौड़ और झमेले के बाद अगर चैन की नींद ही नहीं सो पाए तो किस काम की ऐसी मेहनत। यकीन मानिए, आधी बीमारियों की जड़ कम नींद लेना है। इसलिए नींद का एक टाइम टेबल बना लीजिए। 8 घंटे की निश्चित और भरपूर नींद लीजिए। दुनिया कुछ भी कहे, अपने नींद के घंटों से कोई समझौता मत कीजिए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर दुरुस्त होता है। पानी से कीजिए दोस्ती। नए साल पर अगर कोई दोस्त बनाना चाह रहे हैं तो पानी से दोस्ती कर लीजिए। जी हाँ, पानी ये शरीर का सबसे बड़ा दोस्त है। इससे दिन भर में भरपूर तरीके से पीजिए। पानी की कमी शरीर को कई तरह से लाचार बनाती है। पानी की कमी से कब्ज होता है, माइग्रेन होता है, पाचन धीमा हो जाता है और डिहाइड्रेशन से आपके चेहरे की रौनक ही चली जाती है। इसलिए भरपूर पानी पीजिए और अपने तन और मन को दमकने दीजिए। सुबह उठकर पानी पीजिए। हर भोजन के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। रात को सोने से पहले ज़रूर पानी पीजिए। तो यह थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पसंद करते हैं। चॉकलेट के कई प्रकार होते हैं। किसी को मिल्क चॉकलेट पसंद होती है तो किसी को डार्क चॉकलेट। चॉकलेट से बिस्किट से लेकर केक तक सभी बनते हैं। डार्क चॉकलेट सेहत के लिए काफी फायदेमंद है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने में सहायक है। इसमें जिंक, आयरन, कॉपर, फ्लेवोनॉल्स, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। हालांकि लोग डार्क चॉकलेट खाने से बचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वादिष्ट डार्क चॉकलेट खाने के अपने ही कुछ फायदे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डार्क चॉकलेट के फायदे बताने वाले हैं, जिसके बाद आप बेझिझक चॉकलेट खाएंगे। लेकिन लोग फायदे जानने के बाद इसका जरूरत से ज्यादा सेवन ना करने लगे, इसलिए अधिक चॉकलेट खाने के नुकसान भी बताएंगे। चैनल हेल्थ फॉर यू में तनाव को कम करें। चॉकलेट में मौजूद कैफीन तनाव को कम करने में असरदायक है। इसे खाने से आपका मूड ठीक हो सकता है। डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले तत्व तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। डार्क चॉकलेट को रक्तचाप कम करने, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और रक्त प्रवाह में सुधार के लिए जाना जाता है। ये कारक स्वस्थ हृदय में योगदान करते हैं और हृदय रोगों के विकास के जोखिम को कम करते हैं। मस्तिष्क के कार्य क्षमता में वृद्धि। डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में सुधार करते हैं, जो स्मृति, एकाग्रता और समग्र मस्तिष्क प्रदर्शन जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। यह उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में भी मदद कर सकता है। मूड बूस्टर। डार्क चॉकलेट में एक ऐसे यौगिक होते हैं जो मस्तिष्क में एंडोर्फिन के स्राव को उत्तेजित करते हैं, जिससे खुशी और खुशी की भावनाएं पैदा होती है। इसमें सेरोटोनिन भी होता है, जो प्राकृतिक अवसाद रोधित के रूप में काम करता है। वजन प्रबंधन। जबकि डार्क चॉकलेट कैलोरी से भरपूर होती है, यह अपनी उच्च फाइबर सामग्री के कारण वजन प्रबंधन में मदद कर सकती है। फाइबर तृप्ति की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स की लालसा को कम कर सकता है। आंत के स्वास्थ्य में सुधार। डार्क चॉकलेट में मौजूद फाइबर सामग्री स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देती है और लाभकारी आंत बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करती है। इससे आंत के स्वास्थ्य में सुधार और समग्र रूप से मौजूद प्रतीक्षा प्रणाली हो सकती है। ऊर्जा प्रदान करें। डार्क चॉकलेट एनर्जी को बूस्ट करने में भी मददगार हो सकता है। यह बात डार्क चॉकलेट से संबंधित एक शोध से स्पष्ट होती है। शोध में जिक्र मिलता है कि डार्क चॉकलेट में
पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ओबेसिटी जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। यह सभी गुण संयुक्त रूप से खाद्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा की खपत को बढ़ाकर तुरंत एनर्जी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। कैंसर के लिए डार्क चॉकलेट। इसमें कोई शक नहीं है कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है। ऐसे में अगर चॉकलेट की बात करें तो कैंसर ठीक करने के लिए तो नहीं, लेकिन कैंसर से बचाव के लिए डार्क चॉकलेट सहायक हो सकती है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित चूहों पर किया गया एक अध्ययन डार्क चॉकलेट के सेवन और पेट के कैंसर की रोकथाम के बीच एक संभावित लिंक को उजागर करता है। वहीं आहार में डार्क चॉकलेट को शामिल करना कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने के साथ सूजन को भी कम कर सकता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट और अन्य स्रोतों से फ्लेवोनोल्स की कम मात्रा का सेवन करने से पेट के कैंसर से बचाव में मदद मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में और अधिक शोध की आवश्यकता है। अनिद्रा और ब्लड प्रेशर की समस्या। यदि आप डार्क चॉकलेट का अधिक सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। अब हम जानेंगे अधिक डार्क चॉकलेट खाने के नुकसान के बारे में। अनिद्रा और ब्लड प्रेशर की समस्या। यदि आप डार्क चॉकलेट का अधिक सेवन करते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। दरअसल डार्क चॉकलेट में मौजूद उच्च कैफीन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा कैफीन का ज्यादा सेवन करने से अनिद्रा की शिकायत भी होती है। अगर आपको भी सोते समय डार्क चॉकलेट खाने की आदत है तो अभी अपनी इस आदत को बदल लीजिए। साथ ही इसके अधिक सेवन से हृदय गति बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन और डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। इससे एकाग्रता में भी कमी आती है। किडनी स्टोन की समस्या। डार्क चॉकलेट में ऑक्सलेट की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह अक्सर शरीर में इकट्ठा होकर पथरी का कारण बन सकता है। यदि आप पहले भी पथरी या स्टोन के शिकार हो चुके हैं तो आपको डार्क चॉकलेट खाने से परहेज करना चाहिए। यह पथरी के खतरे को बढ़ा सकता है। माइग्रेन का खतरा बढ़ सकता है। डार्क चॉकलेट में टायरामाइन नामक एक प्राकृतिक रसायन होता है जो माइग्रेन का कारण बन सकता है। यह माइग्रेन के लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए आपको माइग्रेन की समस्या है तो डार्क चॉकलेट से परहेज जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही डार्क चॉकलेट के अधिक सेवन से कील मुहासों की समस्या हो सकती है। चॉकलेट के अधिक सेवन से सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। डार्क चॉकलेट खाने के नुकसान में वजन बढ़ना भी शामिल है। दरअसल डार्क चॉकलेट में कैलोरी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा सेवन से वजन बढ़ने का जोखिम भी हो सकता है। तो यह थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भीनी खुशबू से मन को शांत कर देने वाला लेवेंडर का फूल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके फूलों से बना लेवेंडर एसेंशियल ऑयल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका इस्तेमाल तनाव, स्ट्रेस जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करने के अलावा कई बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। लेवेंडर एक खास जड़ी बूटी है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के पहाड़ी इलाकों में हुई है। लेवेंडर के फूल से मिलने वाले औषधीय तेलों के उत्पादन के लिए इसे दुनिया भर के कई हिस्सों में उगाया जाने लगा है। पिछले कुछ सालों में भारत में भी इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा है और कश्मीर के कुछ इलाकों में इसकी फसलें भी उगाई जाती हैं। आइए जानते हैं लेवेंडर और उसके ऑयल के फायदों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। लेवेंडर के साथ उसके ऑयल के भी कई फायदे हैं। लेवेंडर एक लाभदायक जड़ी बूटी है जिसे कई हेल्थ इश्यूज का इलाज करने या उसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। वहीं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं
जो माइंड को रिलैक्स करने और शरीर की कई समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह की थेरेपी में भी किया जाता है। लेवेंडर और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। आइए जानते हैं। लेवेंडर से अनिद्रा को दूर किया जा सकता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वे अपने तकिए के पास लेवेंडर के फूल रख सकते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार लेवेंडर की फूल की सुगंध से अच्छी नींद आती है। लेवेंडर के फूलों की बजाय तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चिंता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2019 में एक अध्ययन किया गया जिसमें चिंताग्रस्त लोगों को एक निश्चित मात्रा में लेवेंडर तेल के कैप्सूल दिए गए। इनमें से अधिकतर लोगों में चिंता काफी हद तक कम देखी गई। यदि आपको भी चिंता विकार है तो डॉक्टर की मदद से आप लेवेंडर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन दूर करने में मददगार। अवसादग्रस्त लोगों के लिए लेवेंडर काफी लाभदायक हो सकता है। एक उचित मात्रा में लेवेंडर के तेल का सेवन करने से यह अवसाद को कम करने में मदद करता है। हालांकि आपके लिए लेवेंडर कितनी मात्रा में उचित है, इस बारे में आपको डॉक्टर से जरूर जानना चाहिए। लेवेंडर करे बाल झड़ने की समस्या को दूर। 1998 में किए गए अध्ययन में यह भी पाया गया कि यदि लेवेंडर के तेल को अन्य औषधीय तेलों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल 7 महीनों तक सिर की मालिश के लिए किया जाए तो इससे हेयर लॉस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। हालांकि यह अध्ययन अजवाइन के फूल, मेहंदी, लेवेंडर और देवदार से प्राप्त होने वाले तेलों के मिश्रण पर किया गया था। लेवेंडर से माइग्रेन का इलाज भी किया जा सकता है। लेवेंडर के तेल में शांति प्रदान करने वाले गुण होते हैं जो सिर दर्द की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। 2 अलग अलग अध्ययनों में पाया गया है कि लेवेंडर के तेल का इस्तेमाल करना या लेवेंडर की खुशबू लेने से सिर दर्द को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेवेंडर से करे फंगल इन्फेक्शन का इलाज। कुछ अध्ययनों के अनुसार लेवेंडर का तेल त्वचा में संक्रमण पैदा करने वाले कई प्रकार के फंगसों को मारने में सक्षम है। शोधकर्ताओं का मानना है कि लेवेंडर का तेल फंगल कोशिकाओं को झिल्लियों पर अटके करता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन रोकने में मदद मिलती है। लेवेंडर करे घाव भरने में मदद। एक विशेष अध्ययन में चूहों पर कुछ परीक्षण किए गए जिनमें पाया कि लेवेंडर तेल घाव पर लगाने से बहुत जल्दी से भरने लगता है। इस स्टडी में पाया गया है कि घाव भरने में लेवेंडर का तेल पोविडोन, आयोडीन और सैलाइन सॉल्यूशन से बेहतर तरीके से काम करता है। त्वचा रोग का इलाज करे लेवेंडर। लेवेंडर के तेल में लीनालूल और लीनालिल एसीटेट नामक यौगिक पाए जाते हैं जो सूजन व लालिमा जैसी स्थितियों को ठीक करने में प्रभावी होते हैं। 2020 में हुए अध्ययन के अनुसार एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, खुजली और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षणों को कम करने में लेवेंडर का तेल काफी प्रभावी रूप से काम कर सकता है। तनाव और मानसिक परेशानियों में फायदेमंद। तनाव और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं में लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल में एंटी डिप्रेशन गुण मौजूद होते हैं जो डिप्रेशन, तनाव और चिंता की समस्या में बहुत फायदेमंद है। टी ट्री ऑयल के साथ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल इन समस्याओं में बहुत फायदेमंद होता है। जी मचलाने और उल्टी में फायदेमंद। प्रेगनेंसी के दौरान जी मचलाने और उल्टी की समस्या में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। कई शोध और अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अरोमा थेरेपी के माध्यम से लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल भी जी मचलाने और उल्टी की समस्या में बहुत फायदेमंद होता है। ब्लोटिंग और पेट की समस्याओं में फायदेमंद। ब्लोटिंग की समस्या में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल कब्ज, आंत से जुड़ी परेशानियां और पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल इन समस्याओं में करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप कई समस्याओं में औषधि के रूप में भी कर सकते हैं।
किसी बीमारी या समस्या में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिसके ज़्यादा फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बात करते हैं लेवेंडर के नुकसान के बारे में। यदि लेवेंडर का इस्तेमाल उचित मात्रा में भोजन में डालकर किया जा रहा है तो यह आमतौर पर सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन यदि इसका अधिक मात्रा में या फिर लंबे समय से लगातार सेवन किया जा रहा है तो इससे स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को लेवेंडर की खुशबू या तेल से एलर्जी हो सकती है, इसलिए लेवेंडर ऑयल का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेवेंडर का उपयोग कैसे करें? लेवेंडर के फूल और उससे प्राप्त होने वाले तेल का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही आयुर्वेद अन्य चिकित्सा प्रणालियों में भी किया जा रहा है। एलोपैथिक में भी चिंता, तनाव और नींद न आने जैसी समस्याओं की दवा बनाने के लिए लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा संबंधित कई समस्याओं का इलाज करने में मदद करते हैं। अब हम आपको बताएंगे लेवेंडर की रेसिपी के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। 50 से 100 ग्राम लेवेंडर के तेल का सेवन गर्म पानी के साथ किया जा सकता है। लेवेंडर का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी के रूप में भी किया जा सकता है। लेवेंडर तेल से त्वचा पर मालिश की जा सकती है। हालांकि लेवेंडर का इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए, इस बारे में आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मियों के दिन शुरू होने वाले हैं और लोग तपती गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घड़े का पानी पसंद करते हैं, जिससे मटका भी कहा जाता है। मटके का पानी जितना ठंडा होता है उतना ही फायदेमंद भी होता है। कई घरों में तो मिट्टी के बर्तनों की पूजा भी की जाती है। यह पानी को ठंडा ही नहीं रखता बल्कि कई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बचाने में मदद करता है। गर्मियों में आपको सड़क चौराहों पर मिट्टी के मटके दिख जाएंगे। यहाँ तक कि कई घरों में लोग फ्रिज के होते हुए भी मिट्टी का मटका गर्मियों में जरूर रखते हैं। आज हम आपको इस मिट्टी के मटके में पानी पीने से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। गले के लिए फायदेमंद। अगर आप गर्मी में फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपका गला खराब हो सकता है या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण यह बॉडी को प्रभावित करता है, जबकि मटके का पानी बहुत ठंडा होने के साथ गले पर शांत प्रभाव देता है। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से ज़्यादातर लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन मिट्टी के मटके का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, जिस वजह से आप इन छोटी मोटी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। लू से बचाता है। गर्मी के मौसम में लू लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आप इससे बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में रखे पानी का सेवन कर सकते हैं। यह पानी विटामिन और खनिज से भरपूर होता है, जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मददगार है। इसका पानी सामान्य तापमान से थोड़ा ठंडा होता है, जो पानी में न केवल स्वाद में अच्छा लगता है बल्कि सुकूनदायक भी होता है। बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करता है। मटके यानी कि घड़े का पानी शरीर में पीएच स्तर को संतुलित करने का काम भी करता है। मिट्टी में क्षारीय गुण होते हैं। क्षारीय गुण पानी की अम्लता से प्रभावित होकर शरीर में पीएच स्तर को संतुलित करते हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अक्सर हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, जो हमारे लिए जहर का काम करता है। इसमें मौजूद बिस्फेनोल जैसे जहरीले रसायन शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो वहीं मिट्टी के घड़े का पानी पीने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रहता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है। मिट्टी पानी को शुद्ध करने का काम भी करती है। पानी में सभी जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसे में अगर पानी में कुछ गंदगी या फिर विषैले पदार्थ होते हैं तो मिट्टी उसे सोख कर पानी को शुद्ध कर देती है। पेट से जुड़ी समस्या। मटके का पानी गैस की समस्या से भी निजात दिलाने का काम करता है। यानी कि अगर किसी को एसिडिटी संबंधित परेशानियां हैं तो ऐसे में मिट्टी का पानी उसके लिए फायदेमंद होगा। मटके में पानी रखते समय रखें इन बातों का ध्यान। अगर आप गर्मी के मौसम में नियमित रूप से मटके का पानी पीते हैं तो इसे रोजाना जरूर साफ करें। गंदे मटके में फंगी लग सकती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है।
यह थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिलाओं में पीरियड्स बंद होने की स्थिति को मेनोपॉज कहा जाता है। आमतौर पर अधिकतर महिलाएं 45 साल से लेकर 55 साल की उम्र में मेनोपॉज की स्थिति तक पहुंचती है। हालांकि आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खाने की आदत और बढ़ते तनाव के चलते महिलाओं में पीरियड्स कम उम्र में ही आना बंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस उम्र से गुजर रही हैं तो यहाँ हम आपको मेनोपॉज के कुछ अर्ली साइन बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। दरअसल मेनोपॉज के करीब आने पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके चलते महिलाओं के शरीर में कई तरह के परिवर्तन दिखने लगते हैं। इस दौरान कई महिलाएं इन परिवर्तनों को लेकर अधिक तनाव में रहने लगती है या खुद को बीमार महसूस करती है। ऐसे में इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम बात करते हैं कौन से है ये लक्षण। अनियमित पीरियड्स। मेनोपॉज शुरू होने से पहले ही महिलाओं को कई बार अनियमित पीरियड्स की समस्या से गुजरना पड़ता है। इसमें ब्लीडिंग काफ़ी हल्की होने के साथ काफ़ी कम समय के लिए होती है। कई बार इससे 2 महीने के गैप के बाद भी पीरियड्स होते हैं। इसे मेनोपॉज के लक्षण माना जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि मेनोपॉज पूरी तरह होने के बाद हल्की ब्लीडिंग होने पर भी डॉक्टर को दिखाएं। वजाइना में सूखापन। मेनोपॉज होने से पहले महिलाओं के वजाइना में काफ़ी सूखापन आ सकता है। इस कारण कई बार सेक्स करने के दौरान महिलाओं को परेशानियां भी होती हैं। वजाइना में सूखापन होने के साथ उसके आसपास की स्किन भी काफ़ी ड्राई हो जाती है। ऐसे में वजाइना के आसपास स्किन को ड्राइनेस से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। मूड स्विंग्स। मेनोपॉज में हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं में मूड स्विंग्स की परेशानी भी हो सकती है। वहीं ये स्थिति तब और गंभीर हो सकती है जब तनाव और एंजाइटी की समस्या पहले से हो। ऐसे में डॉक्टर से मिलने के साथ अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके मूड को बेहतर करने के साथ आपके बातों को सुने। नींद की समस्या। रात में जगना या सोने में परेशानी होना कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अगर आपको आमतौर पर सोने में समस्या नहीं होती तो यह एक मेनोपॉज का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक नींद न आने की समस्या के कारण चिड़चिड़ापन होने के साथ सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। हॉट फ्लैशेस। मेनोपॉज होने से पहले महिलाओं में हॉट फ्लैशेस के लक्षण भी नजर आ सकते हैं। इसमें रात को ज़्यादा पसीना आना, अचानक गर्मी लगना, सर्दी लगना, दिल तेज धड़कना और त्वचा लाल होने जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। 1 मिनट या 5 मिनट तक चल सकते हैं। वह हल्के या गंभीर हो सकते हैं। ये समस्या ज़्यादा होने पर डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। मेनोपॉज से पहले या होने पर ये लक्षण नजर आ सकते हैं। हालांकि हर महिला में ये लक्षण अलग हो सकते हैं। ऐसे में लक्षण नजर आने पर एक बार डॉक्टर से अवश्य मिलें। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चने के सत्तू को सुपर फूड के कैटेगरी में गिना जाता है। चने को भूनकर और उसे पीसकर इसे तैयार करते हैं। सत्तू में भरपूर फाइबर के साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम भी होता है। पोषण तत्वों से भरपूर सत्तू का शरबत गर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शरीर को ठंडक देता है और पाचन को दुरुस्त करता है। यूपी और बिहार का ये मशहूर ड्रिंक सदियों से इस क्षेत्र का फेवरेट ड्रिंक रहा है। आइए इसके जबरदस्त फायदों के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। कब्ज से राहत। सत्तू में भरपूर फाइबर होता है। ऐसे में ये मल को ढीला करता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है। सत्तू का शरबत नियमित पीने से पाचन में भी सुधार होता है। एसिडिटी और गैस की समस्या से भी राहत मिलती है। बॉडी डिटॉक्स। सत्तू एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है जो आपके आंतों से विषाक्त पदार्थ को हटाने में मदद करता है। यह शरीर को एनर्जी भी देता है और मजबूत भी बनाता है। वजन कम करें। उच्च
फाइबर और प्रोटीन सामग्री के कारण सत्तू भूख को तृप्त कर देता है और पेट बहुत देर तक भरा हुआ महसूस होता है। सत्तू सिर्फ एक पारंपरिक भारतीय सामग्री ही नहीं है, यह स्वास्थ्य लाभों के लिए एक पोषण शक्ति का प्रमुख आहार भी है। सत्तू खाने के कई फायदे हैं। आंतों के लिए फायदेमंद। सत्तू अपने पाचन गुणों के लिए जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक शीतल के रूप में कार्य करता है और पेट की आंतों के लिए फायदेमंद होता है। अपच और अम्लता से राहत देता है। उच्च फाइबर सामग्री के कारण मल त्याग में भी समस्या नहीं आती है। शरीर को ठंडा रखता है। गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में शरीर को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। रोज सुबह सत्तू पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट की गर्मी भी शांत रहेगी। खाली पेट सत्तू पीने से आप पूरे दिन तरोताजा महसूस कर सकते हैं। इससे पेट को ठंडक मिलेगी और एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा। सत्तू की तासीर बेहद ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में सत्तू पीना फायदेमंद होता है। ब्लड शुगर कंट्रोल करे। डायबिटीज रोगियों के लिए सुबह खाली पेट सत्तू पीना बहुत फायदेमंद होता है। आपको बता दें कि सत्तू के शरबत में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा होता है। इसलिए डायबिटीज रोगियों को अपनी डाइट में सत्तू को जरूर शामिल करना चाहिए। त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। सत्तू गर्मियों के दौरान शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है, जिससे त्वचा में चमक आती है। परंपरागत रूप से सत्तू का उपयोग बालों की समस्या के इलाज के लिए किया जाता रहा है। आयरन से भरपूर यह बालों के झड़ने को कम करने में मदद करता है। साथ ही बालों की जड़ों में ऑक्सीजन के प्रभाव को बढ़ाकर बालों की गुणवत्ता में सुधार करता है। सत्तू का सेवन करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में गैस बन सकती है, इसलिए जिन लोगों को गैस्ट्रिक समस्या है उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या है उन्हें भी सत्तू के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को चने से एलर्जी है या जिन्हें पचने में मुश्किल होती है उन्हें सत्तू खाने से बचना चाहिए। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मासिक धर्म यानी पीरियड्स महिलाओं को होना एक प्राकृतिक रूप है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अलग अलग तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होने की वजह से कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाएं अक्सर तनाव में रहती हैं। इस दौरान महिलाओं के तनाव में रहने के दो कारण होते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें वो पीरियड से जुड़ी असुविधाओं को लेकर कई बातें सोचती हैं, और दूसरा कारण है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS। आपको बता दें कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को टेंशन PMT भी कहते हैं। अधिकतर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ये लक्षण दिखाई देते हैं। इस दौरान महिलाओं के ब्रेस्ट में सूजन आना, सिर दर्द, कमर दर्द, पेट फूलना या भूख ना लगना, इसके अलावा चॉकलेट आदि खाने की इच्छा होना, ये सब महिलाओं के साथ इन दिनों में होता है। इतना ही नहीं, मुहासे, उत्तेजना, थकान, अनिद्रा, ऊर्जा की कमी, अवसाद और मूड बदलने के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इन दिनों में कई बार ज्यादा दर्द होने की वजह से महिलाओं में गुस्से में कई तरह के नकारात्मक विचार भी पनपते हैं। ये लक्षण कई बार महिलाओं के लिए काफी हानिकारक भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। मूड स्विंग्स। दरअसल पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाले तनाव से दिमाग में प्यूटरी और ओवरी के बीच का संबंध गड़बड़ा जाता है। पीरियड्स के दौरान होने वाले तनाव के दौरान बॉडी में कई तरह के न्यूरोकेमिकल बदलते हैं। ऐसे में जहां तक हो, इन दिनों में किसी भी महिला को परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि पीरियड्स के दौरान वॉक पर जाएं या दोस्तों के साथ कहीं घूम आए। आमतौर पर देखा गया है कि पीरियड्स के दिनों में मूड स्विंग्स प्रमुख रूप से होता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं आपके मूड स्विंग्स गायब हो जाते हैं। आइए
जानते हैं कि पीरियड्स के दिनों में आपको कैसा फील होता है। रोना। हो सकता है कि आपने सेरोटोनिन के बारे में तो सुना ही होगा। ये मूल रूप से एक हार्मोन है जो हमारे मूड को नियंत्रित करता है, लेकिन अगर ये आपके शरीर में बड़ी मात्रा में होता है तो आप लो महसूस करने लगती हैं। यही कारण है कि ये पीरियड्स के दौरान हमेशा उच्च स्तर पर होता है और इसलिए छोटी छोटी चीजें भी आपको ज्यादा संवेदनशील बना देती हैं। इसी कारण से इन दिनों में हर बात पर महिलाओं को रोना आता है। दूसरा है गुस्सा। पीरियड्स काफी असहज होते हैं। इन दिनों कई तरह से हार्मोन में उतार चढ़ाव होने लगते हैं। यही कारण है कि भावनाएं कई तरह से आप पर हावी हो जाती है और इसी कारण से आपको बार बार गुस्सा आने लगता है। लेकिन इन दिनों में जिस पर आपको गुस्सा आ रहा हो उसे काफी धैर्यता से काम लेना चाहिए। तीसरा है उदास। उदास रहने से शरीर में कम एंड्रोफिन और उच्च सेरोटोनिन के कारण होता है। ऐसे में परेशान होने से बेहतर होगा कि आप हल्की वॉक आदि करें। व्यायाम करने से आपका पीरियड्स पेन कम होता है और मन को भी काफी शांति मिलती है। चौथा है चिड़चिड़ापन। ये मुख्य रूप से तब होता है जब आप अपने पीरियड्स के दौरान पर्याप्त आराम नहीं कर रहे होते हैं। नींद न केवल आपको मासिक धर्म में ऐंठन से निपटने में मदद करती है, बल्कि पीरियड्स के दौरान अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो इससे आपका चिड़चिड़ापन भी काफी हद तक कम हो जाता है। पांचवा है एंजाइटी और उदासी। इन दिनों में आप खुद में परेशान सी रहती हैं। तकनीकी रूप से इसे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर या PMDD के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से तब होता है जब आपके मस्तिष्क के रिसेप्टर्स उतार चढ़ाव वाले हार्मोन पर असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।